हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 फ्लोरिडा गोल्डन को दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाली किस नंबर की महिलाएं हैं? तो ये है आपकी तीसरे नंबर की महिला, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इनको ये पुरस्कार श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। इससे पहले 2009 में ये पुरस्कार एलिनोर ओस्ट्रोम, ओलिवर ई विलियमसन को दिया गया था। इसके अलावा 2019 में एक्थर डुफ्लो और उनके सहयोगी अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, चर्चा में रही स्पेक्स 2030 पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये पहल प्रारंभ की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये जो आपकी पहल है वो शुरू की गई है, जिसका जो लक्ष्य है वो है आपका गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करते हुए चश्मे से संबंधी समस्या को समाधान करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। इसके अलावा आप यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना 1995 में और इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दे रखा है, ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। दूसरा कथन है, ये विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के 1/3 सीटें आरक्षित करता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है वो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था और जो अब 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने हेतु, ये सही है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ये भी सही है। ऑपरेशन करुणा मोचा तूफान से प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए, ये गलत है। देखिए, मोचा तूफान से प्रभावित बांग्लादेश की जगह म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार से भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने जीते थे 107 पदक, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत ने कुल पदों में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते थे। 19वां जो एशियाई खेल है वो चीन में संपन्न हुआ था। 20वां याद रखिएगा 2026 में जापान में होना है और एशिया खेल की जो शुरुआत थी वो 1951 से हुई थी। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में ग्वालियर जगह पे है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इसकी स्थापना की गई है या उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बाल रणवीर योजना का शुभारंभ किया गया। ये योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके डूबने की घटनाओं से निपटान करने के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। वर्तमान में देश में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्पादक राज्य बताना है हल्दी का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 4 उत्पादक राज्य हैं जो हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, नए संसद भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें लोकसभा की विषय वस्तु मोर तथा राज्यसभा की विषय वस्तु कमल रखी गई है, यानी कि थीम कमल रखा गया है। दूसरा है, लोकसभा की कक्षा सीट 888 एवं राज्यसभा की सीट अब 384 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का, वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों ही कथन सही हैं। वर्तमान में राज्यसभा की जो सीटें थी वो 250 थी, जो कि अब हो गई है 384, और लोकसभा की सीट जो पहले 543 थी अब हो गई है 888। इसके अलावा लोकसभा
की जो क्षमता है वो बड़ी है, जिसके कारण वहाँ पर संयुक्त बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए ग्रीन वॉर रूम की पहल को शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या इन दिनों बहुत बढ़ जाती है, तो उसी ने ये शुरू किया है। 11वां क्वेश्चन है, पहली बार हरित अमोनिया का आयात वीओ चिदम्बरनाह बंदरगाह के माध्यम से किया गया। ये बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है, ये जो आपका वीओ चिदम्बरनाह बंदरगाह जो है ये हरित अमोनिया आयात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत की जो रैंकिंग है वो है आपका ऑप्शन ए 40वीं रैंकिंग है, और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके असम में। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नाम है इसका वो विश्वनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न दे रखा है आपका 14वें क्वेश्चन है आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा, ये सही है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था, ये कथन गलत है। देखिए, 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो रजनीकांत को नहीं बल्कि आशा पारेख को दिया गया था। इस अकॉर्डिंग इसका जो कथन 1 है केवल वही सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन दे रखा है, सितंबर 2023 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये जो बैठक हुई थी वो हुई थी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है? तो ये जो स्टेडियम बना है वो उत्तर प्रदेश के बनारस शहर यानी कि वाराणसी शहर में बना है। इसका जो उद्घाटन है या जो शिलान्यास है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये जो है आपका पहला बीसीसीआई का पहला क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम की पूरी संरचना भगवान शिव की थीम पर आधारित है। ग्रीन पार्क और इकाना स्टेडियम के बाद उत्तर प्रदेश का ये तीसरा क्रिकेट स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवादित स्थान है? तो ये है आपके अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो 18 क्वेश्चन है आपका, अनावरण पूछा है आपके स्टैचू ऑफ वननेस का। तो स्टैचू ऑफ वननेस जो है वो आपके मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ये एकात्मक धाम में 108 फीट ऊंची और 12 साल के बाल स्वरूप की आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ वननेस या एकात्मकता की मूर्ति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, देश के पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो देश का जो पुराना संसद भवन है उसे अब संविधान संग्रहालय की संज्ञा दी गई है, यानी कि अब उसे संविधान सदन के रूप में देखिए संविधान सदन के रूप में इसको जाना जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो आपका करेक्ट होगा। इसकी जो अधिसूचना जारी की गई है वो है लोकसभा सचिवालय के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के बीच में किया गया था। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, संविधान सदन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने मिशन में असफल हुआ लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? तो ये है आपके ऑप्शन सी रूस का चंद्र मिशन। ठीक है, रूस का जो इस चंद्र मिशन का जो उद्देश्य था वो था दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान को उतारना, जिससे क्षेत्र में पानी की बर्फ को शामिल करने की अपनी क्षमता के कारण गहन वैज्ञानिक रुचि हासिल की जा सके। लेकिन इस मिशन का ये जो मिशन था वो असफल हो गया था। ये याद रखिएगा कि लूना 25 कहाँ का है।
किस देश का मिशन है। अगला प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण ने बाघ गणना 2022 रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट प्रत्येक 4 साल में तैयार की जाती है। 2018 की तुलना में 2022 की रिपोर्ट में कितने बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 715 जो है, तुलना में 715 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में जारी विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? ऑप्शन है पहली, दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, चौथी रैंकिंग भारत की है। इसके ठीक है, इससे पहले जो देश है उसमें फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त है आपको यूएस को, सेकंड रैंकिंग है आपकी रशिया की और थर्ड रैंकिंग है आपकी चाइना की, और इसी हिसाब से फोर्थ रैंकिंग हो जाएगी आपकी इंडिया की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल किया है या प्राप्त किया है? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन बी है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी है एनबीसी इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है 23 का वो है आपका ऑप्शन ए, ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल है। याद रखिएगा, वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। 14वीं नवरत्न कंपनी जो है वो है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके चित्रकूट में। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपका ए लखनऊ, बी भोपाल, सी इंदौर और डी बैंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी भोपाल। ठीक है, भोपाल में कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च स्लिम यान किस देश का चंद्र मिशन है? तो ये है आपके ऑप्शन बी जापान का चंद्र मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों के समूह में 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। इस आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई नए सदस्य होंगे। कथन बी दे रखा है, यानी कि कथन 2 दे रखा है, 1 जनवरी 2024 से ये भी ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये दोनों ही जो कथन है वो सही है। ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरा कथन दे रखा है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजा तुषास्प का सेनापति था। तीसरा कथन है, अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया। इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, जो इसका ऑप्शन है इसका जो कथन है एक, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 में मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, ये, और ऑप्शन 3 पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया अशोक ने, ये दोनों कथन सही हैं। जबकि अगर आप सेकंड कथन की बात करते हैं तो यहाँ पर राजा तुषास्प का सेनापति नहीं था पुष्यमित्र शुंग, वो था आपके बृहदत्त का सेनापति। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शवदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, यहाँ शवदान के अंतर्गत मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। दूसरा कथन है, 1980 के दशक में बनावली से मिले एक शवदान में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ था। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, आपका जो पहला कथन है वो सही है, दूसरा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन बी जो कथन 2 है वो क्यों असत है? क्योंकि 1980 के दशक में बनावली से नहीं बल्कि हड़प्पा से एक शवदान में सूक्ष्म मनकों के आभूषण को प्राप्त किया गया था, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 30वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म का राजाश्रय मिलना प्रारंभ हुआ। दूसरा है, नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। तीसरा है, भागवत देवता जनजातीय सरदार का दिव्य प्रतिरूप समझे जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन इसका सही है। ठीक है, पहला सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दे रखा है गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजर्षय मिलना प्रारंभ हुआ था, ये गलत है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजर्षय मिलना समाप्त हो गया था। फायन ने ऐसी धारणा देता है कि फायन ने ऐसी बात बताता है कि बौद्ध धर्म का जो उन्नत स्थिति में था वो था आपके अशोक और कनिष्क के टाइम में, लेकिन गुप्त काल में वो स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 31st क्वेश्चन है, चोल शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, इन्होंने पांड्य और चेरों को पराजित किया था। दूसरा कथन है, चोलों ने शैलेंद्रों शासकों पर सैन्य आक्रमण किया था। तीसरा है, शैलेंद्र शासकों बौद्ध थे और चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके लिए वैदिक साहित्य में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन है ए शिल्पियों के लिए, बी मजदूरों के लिए, सी गाय के लिए और डी बढ़ई के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी मजदूरों के लिए। वैदिक साहित्य में मजदूर शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, लेकिन मौर्य काल आते आते दास और मजदूर बड़े बड़े राजकीय कृषि कार्यों में काम करने लगी, जिसकी जानकारी कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से हमें प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा कथन दे रखा है, 1178 में राजपूताना रेगिस्तान से होकर वह गुजरात में प्रवेश करने में सफल रहा। तीसरा कथन इसमें दे रखा है, उसने पंजाब के गजनवी प्रदेशों को जीतने की मुहिम शुरू की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन जो है वो आपका गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो होगा वो आपका ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पिता जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर गद्दी प्राप्त की। बी ऑप्शन है, वह सुल्तान बनने से पहले अवध का सूबेदार था। सी ऑप्शन है, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। फोर्थ ऑप्शन है आपका, यानी कि डी ऑप्शन है, अलाउद्दीन ने सरदारों को अपना स्वामी भक्त बनाया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। अलाउद्दीन ने अपने पिता की जगह अपने ससुर यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को मारकर उनकी गद्दी को प्राप्त किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां क्वेश्चन है आपका, अहमद शाह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह फिरोज शाह बहमन का पुत्र था। वह सूफी संत गैसू दराज की संगति में रहता था। उसे बली भी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 2 और 3 इसका सही है, क्योंकि फिरोज शाह बहमन का पुत्र नहीं था बल्कि उनका भाई था। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 36वां क्वेश्चन है, अब्दुल वहीद बेलग्रामी की किस पुस्तक में कृष्ण, मुरली, गोपी, राधा, यमुना आदि शब्दों के अर्थ मिलते हैं? ऑप्शन है ए पद्मावत वसी, बी तुफैल ए हिंदी, सी हिंदवी तौहीद और डी है आपका हिकैक ए हिंदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, हिकैक ए हिंदी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से किसका सिक्का नहीं चलवाया था? तो ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी चमड़ा। तो उसने चमड़े के सिक्के को नहीं चलवाया था, उसने सोने, चांदी और तांबे के बने सिक्के चलवाए थे। शेरशाह ने 167 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया था, जिसे अशरफी नाम दिया गया। 180 ग्रेन के चांदी के सिक्के चलवाए, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी थी। ठीक है, इस सिक्के को रुपए के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी प्रशासन में सेना के लिए जिम्मेदार अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सर ए जानदार, सर ए नौबत, सी है सर ए निशां, डी है सर ए पागा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सर ए नौबत जो है वो कहा जाता था। ठीक है, सेना के अधिकारी को इनका जो स्थान था वो बहुत ही सम्मानजनक था और अक्सर सर ए नौबत के पद पर मराठा सरदारों को ही तवज्जो दी जाती थी, मराठा सरदारों को ही ये पद प्राप्त होता था। ये संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान भी होता था। ठीक है,
अगला प्रश्न 39 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। बी ऑप्शन दे रखा है आपका, कंपनी को 24 परगने की जमींदारी मिली। सी ऑप्शन है, कलकत्ता पर आक्रमण के हर्जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिए। डी ऑप्शन है, अंततः इस युद्ध ने कंपनी का बंगाल तथा पूरे भारत पर अधिकार को रास्ता खोल दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता पर आक्रमण के हर्जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिए। ये गलत है, उसने दिए थे आपके 1 करोड़ 77 लाख रुपए, यानी कि सी आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, जिसमें कथन दे रखा है 1864 में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। कारण दे रखा है, समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया। तो 40 का कौन सा सही है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? नरमपंथियों के नेतृत्व में पहले के विरोधी आंदोलन का कोई विशेष परिणाम ना निकलना। बी है आपका, बंगाल में हिंदू और मुसलमान में फूट डालने का प्रयत्न करना। सी है आपका, ए और बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 42वां क्वेश्चन है, कथन दे रखा है 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कारण है, गांधी जी और उनके समर्थकों के कारण सुभाष चंद्र बोस को अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। ऑप्शन है आपके ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रही है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 42 का, वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका गलत है, क्योंकि ए जो कथन है कथन गलत है। कारण से ये कथन क्यों गलत है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विरोध के बावजूद 1938 में नहीं बल्कि 1939 में कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में जो अधिवेशन हुआ था उसे त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न दे रखा है 43वां क्वेश्चन है, इसमें समाचार पत्र और उनके प्रकाशक दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला है बंगाली, जोगेंद्र नाथ बोस, बंगवासी, अरविंद घोष, वंदे मातरम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो रॉलेट एक्ट दे रखा है 1919, रोलेट सत्याग्रह दे रखा है 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो इनको कूट की सहायता से अरेंज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 46वां क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। पुस्तक और उनके लेखक दे रखे हैं, घर और अदालत TSR सुब्रमण्यम, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक नंदन नीलेकणी, इमेजिंग इंडिया महेंद्र कुलश्रेष्ठ, जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड लीला सेठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 46 का, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, नीचे दी गई घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, दूसरा दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का, वो है आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, फिर क्रिप्स मिशन भारत आया था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और लास्ट में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर के भीतरी छत पर बने चित्र किन प्रसंगों को दर्शाते हैं? ऑप्शन है, ए रामायण, बी महाभारत, सी ए और बी दोनों, डी जातक कथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, रामायण और महाभारत दोनों के चित्रों को
विरूपाक्ष मंदिर की छतों पर दर्शाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी कर्नाटक में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न दे रखा है, अजंता गुफाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इसमें कुल 26 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 चैत्य गुफाएं हैं। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहां ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य पूछा है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन गलत है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में नहीं है, बल्कि ये है आपके औरंगाबाद जिले में, और 26 गुफाएं नहीं है, यहाँ पर है 30 गुफाएं। तो ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में एक विशेष सत्र को बुलाया था। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं हसन मुहानी ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन दे रखा है हसन इमाम, बी ऑप्शन में दे रखे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी सी ऑप्शन में है, और डी है मोतीलाल घोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हसन इमाम। इनकी अध्यक्षता में ही विशेष अधिवेशन बुलाया गया और मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रस्ताव को निराशाजनक असंतोषजनक बताकर उसके स्थान पर स्वशासन की मांग पर बल दिया गया, ठीक है। अगला 51वां क्वेश्चन है, सूची दे रखी है नदी और उनकी सहायक नदियों की, गंगा, भीमा, गोदावरी, केन, कृष्णा, मंजीरा, यमुना और सोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 51 का, वो है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दे रखा है, कौन से राज्य कम से कम 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम। देखिए, सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो आपकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। मणिपुर की सीमा जो है वो म्यांमार से ही लगती है। असम की सीमा लगती है बांग्लादेश और भूटान से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल आपका पृथक करता है भारत के लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल फिर से याद रखिएगा इसको, 8 डिग्री चैनल जो है ऑप्शन बी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, यानी कि लक्षद्वीप का जो द्वीप है मिनिकॉय उसको मालदीव से अलग करता है। अगला प्रश्न है, 54वां क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या होता? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सर्दियों के महीने में मानसून की वर्षा होती, बी है तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, सी है सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, डी ऑप्शन दे रखा है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति होती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो शीत ऋतु में जो साइबेरिया की हवाएं वो उत्तर भारत तक पहुंचती और उत्तर भारतीय मैदान को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती। अगला प्रश्न देखते हैं, 55 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? मानसून का निवर्तन यानी कि जो लौटता हुआ मानसून है उसका क्या कारण है? तो इसका कारण देख लेते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती अवदाब, बी है पूर्वी जेट स्ट्रीम, सी है सूर्य का दक्षिणायन होना और डी है आपका पश्चिमी विक्षोभ। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सूर्य का दक्षिणायन होना। अक्टूबर और नवंबर के महीने में मानसून के निवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और सितंबर के अंत तक सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में पहुंच जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फसल चक्र आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? पादपों में प्रोटीन में वृद्धि हेतु, बी है दे रखा है विभिन्न फसलों की प्राप्ति के लिए, सी है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु और डी है मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन फसलों का प्रयोग ग्रीन मैनर या हरी खाद के रूप में किया जाता है? गेहूं, सनई, मसूर और अरहर। तो इन सभी का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 58 क्वेश्चन आपका दे रखा है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित फलों पे किसकी किस्म है? तो ये किस्में आपकी अंगूर की, यानी ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पूसा यशस्वी पद संबंधित है गेहूं की नई किस्म से, कपास की नई किस्म से, धान की नई किस्म से या सरसों की नई किस्म से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूसा यशस्वी गेहूं की नई किस्म है, जिसको
जारी किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। याद रखिएगा कि IARI का जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? क्योंझोर, तांबा, रंगपो, मैंगनीज, फुटका, बॉक्साइट, दरीबा, लोहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 60 का वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए क्योंझोर जो है उड़ीसा में स्थित है और मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र के लिए है। ठीक है, इसके अलावा रंगपो सिक्किम में है जो कि आपके तांबा उत्पादक क्षेत्र है। दरीबा राजस्थान में स्थित है तो तांबा उत्पादक क्षेत्र है। फुटका पहाड़ छत्तीसगढ़ में स्थित है जो बॉक्साइट उत्पादक है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। तो आपको पता है NCR में हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के शहरों को शामिल किया जाता है। तो इसमें आपका खुर्जा, करनाल और रोहतक ये तीनों ही NCR में शामिल हैं, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका सी, ऑप्शन जो होगा आपका डी वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि हरियाणा के कौन कौन से ज़िले NCR में आते हैं। ये आते हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान के दो शहर इसमें आते हैं, जिसमें एक है अलवर और दूसरा है भरतपुर। ठीक है, अब जो खुर्जा है वो बुलंदशहर में ही एक जगह है, इसीलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, जनजातियां बतानी है सुमेलित हैं कौन सी? अंगामी नागालैंड में, बिरहोर झारखंड में, खस अरुणाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। खस जो जनजाति है वो उत्तराखंड की जनजाति है, ना कि अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63वां क्वेश्चन है, यह तथ्य किस ग्रह सूर्य के चारों ओर व्रतों में नहीं दीर्घ व्रतों में घूमता है सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? तो ये प्रदर्शित किया था आपके जोहानस केपलर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन भूगोलज्ञ प्रमुख नगर या प्राइमेट सिटी संकल्पना से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 64 का वो है आपके मार्क जेफरसन। इन्होंने ये संकल्पना 1939 में प्रतिपादित की थी। ठीक है, प्राइमेट सिटी उस सिटी को कहा जाता है जिसकी जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर से कम दुगुनी हो, साथ ही साथ उस नगर का आर्थिक और राजनीतिक महत्व भी अपेक्षाकृत अधिक हो। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे कम होता है जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है। दूसरा है, विषुवत रेखा पर तीव्र धरातलीय क्षैतिज पवनें चलती हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है बताना है, तो ये दोनों ही कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे कम होता है या निम्न वायुदाब होता है, जिसका कारण है यहाँ का तापमान ज़्यादा होना। ठीक है, जिसके कारण लंबवत रूप में हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है, जिसमें ज्वालामुखी और उनसे संबंधित देश दे रखे हैं। तो सबनकाय इटली, माउंट एटना पेरू, कोलेमा इंडोनेशिया, मेरापी मैक्सिको। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 66 का वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। महासागर की खड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र में के रूप में किसे जाना जाता है? ताप प्रवणता, हेलोक्लाइन को, प्रकाशीय क्षेत्र को या पिक्नोक्लाइन को। तो ये पाया जाता है आपका हेलोक्लाइन को कहा जाता है। ठीक है, महासागरीय जल में 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, इसी को हेलोक्लाइन की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में से किन की उत्पत्ति प्रवालों से हुई है? लक्षद्वीप, मालदीव, बरमुडा या मेडागास्कर। तो इन चारों में से किसकी उत्पत्ति हुई है वो बताना है। तो इसमें से आपकी उत्पत्ति जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि लक्षद्वीप, मालदीव और बरमुडा इन तीनों की ही उत्पत्ति प्रवालों से हुई है, जबकि मेडागास्कर एक द्वीप नहीं है, एक प्रायद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप है, ये याद रखिएगा।
अगला प्रश्न दे रखा है 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह की संज्ञा दी गई है? तो कॉफी बंदरगाह की संज्ञा दी गई है सेंटोस द्वीप, सेंटोस को। ठीक है, और ये सेंटोस कहाँ पर है? ये है आपके ब्राजील में। अगला प्रश्न है होम स्टे, घरों में रुकना के संदर्भ में मैरी केरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गोवा, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, गोवा जो कर्नाटक है, कर्नाटक में मैडिकेरे और कुर्ग जो है वो प्रसिद्ध स्थान है होम स्टे के लिए। होम स्टे का जो नॉर्मली यूज़ होता है वो इसलिए उसको एक व्यापार के रूप में उभारा जा रहा है ताकि कम दामों पर लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सके। इसी तरीके की प्रक्रिया जो है वो गोवा में भी होती है, जिसे हेरिटेज होम्स कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कोयला क्षेत्र और उससे संबंधित देश दे रखे हैं, डोनेटस्क रूस, कारागंडा तजाकिस्तान, रूर फ्रांस, चिंसक बेसिन साइबेरिया, दक्षिण साइबेरिया। तो इसमें सुमेलित पूछा है, सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। डोनेटस्क आपका यूक्रेन में है, कारागंडा कजाकिस्तान में और रूर जो है वो जर्मनी में है। अगला प्रश्न दे रखा है हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो हिम झंझावत जो विशेषता है वो अंटार्कटिका की विशेषता है। हिम झंझावत एक तीव्र बर्फीला तूफान होता है जिसकी विशेषता होती है तेज हवाओं के साथ बर्फ का बहना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, जिसमें महासागरीय धाराएं को उनके तट से सुमेलित करना है। हम्बोल्ट, नामीबिया, अंगोला, उत्तरी अटलांटिक अपवाह, चिली, पेरू, वेनेजुएला, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, एगलहास, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 का वो है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 74 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी सूची को मिलाना है स्थानीय पवन और उनके स्थान से। यानो, सूडान, ब्लैक रोलर, फ्रांस, बाइस, जापान, हबूब, उत्तरी अमेरिका। तो 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं 75 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सूची का मिलान करना है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र और देश को आपको दर्शाया गया है। लीप्जिंग यूएसए, डेट्रॉइट यूके, लोरेन फ्रांस, कम्बरलैंड जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 का वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 76 क्वेश्चन है, तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो तुर्की काला सागर या कैस्पियन सागर के मध्य है। बी ऑप्शन दे रखा है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। सी ऑप्शन है स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर के मध्य, या डी है आपका अकाबा की खाड़ी और मृत सागर के मध्य। तो इसका जो सही आंसर है 76 का वो है आपका ऑप्शन बी, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच तुर्की स्थित है। 77वां क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है? तो ये बनाती है आपकी आमूर नदी। आमूर नदी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये 10वीं सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑप्शन ए अर्जेंटीना में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं 79 क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करें तथा सूची से दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। भारतीय संविधान के लक्षण दे रखे हैं सूची 1 में और सूची 2 में है किस देश से इसको लिया गया है? तो मूल अधिकार यूएस से लिए हैं, संसदीय प्रणाली यूके से लिए, आपात उत्पन्न जर्मनी से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इस अकॉर्डिंग 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दे रखा है 80वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से कारण और कथन दे रखा है। ठीक है, कथन और कारण दे रखा है, इसको सुमेलित करना है आपको। तो देखिए, कथन दे रखा है आपका, भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण क्या है इसका? कारण दे रखा है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पूछा है, ऑप्शन ए दे रखा है, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी है ए सही है, आर गलत है, और डी दे रखा है ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और ये ए जो है आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को
संबंधित है या प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज क में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को समाहित किया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो प्रत्यक्ष रूप में वर्णित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें भी सूची का मिलान करना है। सूची 1 में मौलिक कर्तव्य, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे का सिद्धांत और इंसानों का के अनैतिक व्यापार का निषेध दे रखा है। इसके अलावा सूची 2 का इनसे क्या संबंध है वो बताना है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किए गए हैं। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है, ये जर्मनी से आया गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत का रिपीटेशन मिनर्वा मिल केस में हुआ था और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का, वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 83 क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है। तो दे रखा है इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को है, साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकार भी भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ना कि गैर नागरिकों को। अगला प्रश्न है आपका 84 क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1, 3 और 4। सेकंड जो पॉइंट है वो सही नहीं होगा क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 85वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बताना है कि वो पहले कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया है, कमेंट में आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है 86वां क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 59, ऑप्शन बी है 69, ऑप्शन सी है 79, ऑप्शन डी है 84। तो 86 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 84। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं वे इस वोट का प्रयोग तभी करते हैं जब वोट बराबर की स्थिति में हो या टाई हो। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको राज्य और राज्यसभा में उन राज्यों की कितनी संख्या है वो बतानी है। तो गुजरात 9, कर्नाटक 11, केरल 12, उड़ीसा 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 88 का, वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु पूछी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय में है 65 साल, और अगर यहाँ पर हाईकोर्ट की बात हो रही होती तो वो होती है आपकी 62 साल, ठीक है। 89 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 या अनुच्छेद 245, इन चारों में से कौन है। तो देखिए, अनुच्छेद जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 को अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। जबकि अगर आप अनुच्छेद 245 की बात करते हैं तो इसमें संसद को संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 91वां क्वेश्चन है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, पहला कथन दे रखा है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वे पद पर रहते हैं। तीसरा कथन है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है। चौथा कथन है, सामान्यतः वह 5 साल के लिए पद पर रहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका 91 का ऑप्शन डी। ये चारों ही कथन सही है, ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 92वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। ए कथन दे रखा है, यानी कि ए ऑप्शन दे रखा है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। बी है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। सी है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। डी है, उसका पद पर बना रहना बहुमत बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि जो नहीं गलत बताना है, वो है आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता बल्कि राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, और ये अनुच्छेद 164 के एक क्लॉज 1 में वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 93 क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ऑप्शन ए है नहीं बढ़ाई जा सकती, बी है जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन सी है केवल 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी है आपका आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 352 के तहत आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जाएगी, लेकिन एक समय में केवल 1 साल के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद 94 क्वेश्चन आपका दे रखा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो 94 जो क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। टोटल 30 अनुच्छेद हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जिसे मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा भी कहा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, 95 क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसके तहत दल बदल पर प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 96 यानी 96 क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में राशि है और सूची 2 में मात्रक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 96 का वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 97 नंबर का क्वेश्चन है, 97 का क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है या चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतक अवरोधक है। ऑप्शन है ए मंद रोशनी वाले बल्ब में, बी ऑप्शन है अधिक रोशनी वाले बल्ब में, सी ऑप्शन है दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है, और डी है रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करती है। तो 97 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में अवरोधक क्षमता उच्च होती है और तीव्र या अधिक रोशनी वाले बल्ब में निम्न अवरोधक क्षमता होती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, 98 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 में साधारण नाम है और सूची 2 में रासायनिक नाम दे रखे हैं। ब्लीचिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसके अलावा दे रखा है प्लास्टिक ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमिड हाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर है 98 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 99 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका जो अम्ल है वो है आपका टार्ट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं 100 क्वेश्चन पे, यानी कि सेंचुरी हमारी पूरी हो गई है। तो सूची 1 में जैव अणु दे रखे हैं, सूची 2 में हमारे उदाहरण दे रखे हैं, विटामिन, पेप्सिन, एंजाइम, कैरोटीन, हार्मोन, केराटिन, प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसको सुमेलित करना है। आपका जो इसका सही आंसर होगा 100 का वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसमें भी सूचियों को सुमेलित करना है। रोग और रोग के प्रकार दे रखे हैं, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, डायबिटीज़ हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, रिकेट्स हीनताजन्य रोग है, और रिंगवर्म कवक संक्रमण रोग है। तो 101 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जीएम फसलों का महत्व क्या है, यानी कि आनुवांशिक रूपांतरित फसलों का क्या महत्व है। पहला दे रखा है खाद्य वैक्सीन का विकास करते हैं। दूसरा महत्व दे रखा है लवण एवं सूखे के प्रति प्रतिरोधकता होती है। तीसरा है रोग प्रतिरोधक किस्म का विकास करती है।
चौथा दे रखा है आपका उच्च पोषक मूल्य युक्त फसल का विकास करती है। पांचवा उच्च मात्रा में बंद जीवों का बीजों का विकास करती है। और 6 है आपका इंटरफेरॉन संश्लेषण करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 103 क्वेश्चन है। 103 क्वेश्चन पे हम आ गए। इसमें भी आपकी सूची दे रखी है रोग और उनसे संबंधित कारण। तो इसमें रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम, ये तीनों खनिज जो हैं खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा होती है 7.2%। ठीक है, जबकि अगर हम गाय के दूध की बात करते हैं तो उसमें 3.5 से 4% की वसा की मात्रा होती है। ठीक है, इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज आदि मुख्य अवयव के रूप में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि दूध का जो रंग है पीला रंग वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 शरीर के अंदर, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग में अर्बुद का उपचार करता है। आयोडीन 131 थायराइड के अर्बुद का उपचार करता है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार करता है। गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ये गलत दे रखा है। गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जिसका जो कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 107। इसमें सुमेलित करना है। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 107 का वो होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 108वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रकारों के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? विच्छेदन का मतलब है कि उनको आने से रोकता है। ऑप्शन है सोडा कांच, बी है पायरेक्स कांच, सी है जेना कांच और डी है क्रुक्स कांच। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच जो है वो सेरियम और दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं से मिलकर बनता है। क्रुक्स कांच जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया है। पहला कथन दे रखा है भारत की शिशु मृत्यु दर में साल 1947 से 2020 की अवधि में 6 गुना वृद्धि हुई है। यानी 6 गुना से अधिक की कमी आई है। अगला दे रखा है भारत की जीवन प्रत्याशा में साल 1947 से 2020 में अवधि में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 109 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ये दोनों ही कथन आपके जो है वो सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 110वां क्वेश्चन है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उन वस्तुओं को दी गई टोकरी जिनका क्रय प्रतिनिधि उपभोक्ता करते हैं का कीमत सूचकांक है। दूसरा है सूचकांक की गणना आधार वर्ष या बेस ईयर तथा चालू वर्ष करंट ईयर के आधार पर की जाती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 110 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। यानी कि ये दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 111वां क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन देखते हैं। बाह्य ऋण को बढ़ाना, बी है भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, सी है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, डी है आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 111 का वो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा।
112वां क्वेश्चन है आसियान पूर्ण रूप क्या है? तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि 112 का सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ये सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हितों को साधने वाला संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता में हुई थी, इसका मुख्यालय भी जकार्ता में है और इसका संगठन जो हुआ था वो यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की है? पहला दे रखा है IMF, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा संयुक्त राष्ट्र और चौथा दे रखा है आपका WTO। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ब्रेटन वुड्स जो आपका इसका सही आंसर होगा ब्रेटन वुड्स में, उसमें आपकी IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1944 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 114 क्वेश्चन दे रखा है निर्धनता के कई पहलू हैं तथा उसे विभिन्न सूचकों के माध्यम से देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सूचक के अंतर्गत आता है? पहला आय का स्तर, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, तीसरा है निरक्षरता का स्तर और चौथा है सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच का अभाव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप आय के स्तर की बात करते हैं तो निर्धनता के आकलन में आय का स्तर एक आर्थिक सूचक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 115वां क्वेश्चन दे रखा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही हास्यमान क्रम है? ठीक है, हास्यमान क्रम पूछा गया है आपसे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, तृतीयक जो क्षेत्र है वो उसकी भागीदारी 52% है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसकी भागीदारी लगभग 30% है और आप प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं यानी प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो उसकी भागीदारी 18% है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 116वां क्वेश्चन है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा आलमगीरपुर और चौथा हुलास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलमगीरपुर और हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 116 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन है वो ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 118वां क्वेश्चन है पक्षी विहार और उनके स्थान है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए समस्तपुर, रायबरेली, नवाबगंज, इलाहाबाद, बखीरा, संत कबीर नगर और सांडी हरदोई। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नवाबगंज जो है वो उन्नाव जिले में है, ना कि इलाहाबाद में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 119वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 119वां क्वेश्चन दे रखा है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में क्षेत्र दे रखे हैं और सूची 2 में आपके खनिज दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, तांबा, शीशा बालू, नॉन प्लास्टिक, फायर क्ले और चूना पत्थर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 119 का वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120वां क्वेश्चन है देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किन फसलों का है? मूंगफली का, दूसरा आलू मक्का का, तीसरा आलू का और चौथा है गेहूं का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आलू और गेहूं का उत्तर प्रदेश मुख्य उत्पादक है, ये सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 120 का वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 121वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नगर या कस्बा दे रखा हो, वो किस नदी के किनारे है ये बताना है। तो बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। जौनपुर जो है वो सई नदी के किनारे नहीं है, जब बल्कि गोमती नदी के किनारे है, और सई जो है वो गोमती की सहायक नदी है, याद रखिएगा। 122वां क्वेश्चन है, स्थान और उत्तर प्रदेश के जिले दे रखे हैं। बटेश्वर, आगरा, देवा शरीफ, जौनपुर, संकेसा, फर्रुखाबाद, बिठूर, कानपुर। तो देखिए, जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो जो गलत है वो है देवा शरीफ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है, बल्कि ये है आपके बाराबंकी में। ठीक है, तो 122 का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 123वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी सूची दे रखी है। सूची 1 में केंद्र है और सूची 2 में उद्योग है। इनको आपके सुमेलित करना है। आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर, पॉलीफाइबर, उर्वरक, रबड़ और विस्फोटक। तो आपका 123 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन बी 2000 में। ठीक है, 6 से 11 और 11 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2000 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 125वां क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है संपत पाल। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बांद जिले में गठित हुई थी। इसका उद्देश्य था महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्यवाहियों को रोकने की प्रक्रिया देना या रोकने हेतु प्रतिक्रिया देना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 126वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रामपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? 1 कीबोर्ड, 2 माउस, तीसरा आपका दे रखा है मॉनिटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। बाकी दोनों इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न दे रखा है, कंप्यूटर शब्दावली यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो 128 का सही आंसर है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। फसल दे रखी है सूची 1 में और उससे संबंधित मौसम दे रखे हैं सूची 2 में। तो 129 का जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए वो क्या होगा। 129 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सूरजमुखी जो है वो सभी मौसमों में पाया जाता है। खरबूजा ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में होता है। कपास की जो फसल है वर्षा की मौसम में होती है, वर्षा बहुत ज़रूरत होती है कपास को। और अलसी जो है वो आपकी सर्दी के मौसम में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 130वां जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और उसकी प्रजाति के बारे में आपको बताना है। सरसों, वरुणा, मटर, सपना, अलसी, सूर्या, मूंगफली, कौशल। तो देखिए, जो सूर्या प्रजाति है ना वो अलसी की प्रजाति नहीं है, जबकि बल्कि वो है आलू की प्रजाति। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131वां क्वेश्चन है, जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं। आपका 131 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132वां क्वेश्चन दे रखा है। 132 का सही आंसर आपका दे रखा है ऑप्शन ए। ठीक है, 132 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका 133 क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें मिसिंग नंबर जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो आपको बताने हैं। तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका 134, जिसमें एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 135 आपका क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 136 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 136 में आपको तालिका दी गई है, उसमें मिसिंग नंबर आपको बताना है 136 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 136 का वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 48। 137 जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको इसका जो 137 का जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है 137 का, वो है आपका ऑप्शन सी। इसके बाद 138 में बात करते हैं। तो 138 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट आते हैं आपका 139 क्वेश्चन है, ठीक है। 139 में विजातीय को चुनना है, यानी कि जो अलग है इनमें चारों में वो बताना है। तो 139 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 140 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज़ का, तो वो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। कैलेंडर का क्वेश्चन है, आपको दिन बताना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो देखिए आज हमने टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस किया है। आप इसी चैनल पर बने रहिए, सारे टेस्ट मैं आपके संग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगी। थैंक यू।